अमनदीप मर्डर केस की तफसीलात मेरे पास आ चुकी हैं। पूरी जजमेंट की कॉपी इस वक्त मेरे पास है। ये केस नंबर 25 ए सेशंस 4 नवंबर 2009 को इस केस को इंस्टीट्यूट किया गया, यानी अदालत के सामने इस केस को पेश किया गया, और दूसरा 4 सितंबर 2010 को। जजमेंट को उन्होंने रिजर्व किया था 27/7/2020 को, यानी 27 जुलाई 2020 को इस जजमेंट को रिजर्व किया गया था और आज इस जजमेंट को प्रोनाउंस किया गया, यानी आज ही के दिन ये फैसला सुनाया गया 10 अगस्त 2020 को। इसमें स्टेट थ्रू एसएचओ पुलिस स्टेशन गांधीनगर वो कंप्लेनेंट थे और जो एक्यूज थे उसमें जतिंदर सिंह सन ऑफ नागर सिंह। आप जानते हैं जतिंदर सिंह की मौत जो है वो हो चुकी है, उधमपुर जेल में थे वो, वहाँ पर उनकी मौत हुई। रॉयल सिंह सन ऑफ मंजीत सिंह, इन्हें उम्र कैद की सज़ा दी गई है। मनोहर सिंह एसएसपी पूर्व एसएसपी जम्मू, उन्हें बरी कर दिया गया है। सुल्तान महमूद मिर्ज़ा जो उस वक्त एसएचओ गांधीनगर थे, उन्हें भी बरी कर दिया गया है। सतनाम सिंह जो इस केस की ट्रायल के दौरान उनकी मौत हो चुकी है, उन्हें भी बरी कर दिया गया है। सरवर हुसैन बुखारी सन ऑफ सत्तार शाह, इन्हें भी बरी कर दिया गया है। राज सिंह सन ऑफ करनैल सिंह, नागर सिंह, जागर सिंह, राकेश सिंह, इन तमाम लोगों को बरी कर दिया गया है और रॉयल सिंह को उम्र कैद की सज़ा दी गई है। इनके खिलाफ फर्द जुर्म 302, 34, 201, 120 बी रणवीर पेनल कोड के तहत और 3, 25 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत इनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। ये एफआईआर नंबर 247/2009 जो पुलिस स्टेशन गांधीनगर में लगी थी, उस एफआईआर पर फैसला आज कोर्ट ने सुनाया और ये कोर्ट थी सेकंड एडिशनल सेशन जज जम्मू वीएस भाऊ की कोर्ट थी। और इस कोर्ट की ये जो जजमेंट आई है, इस जजमेंट में बहुत सारी तफसीलात हैं। उन तफसीलात में ना जाते हुए सिर्फ आखिर के बिल्कुल आखिरी हिस्से में जहां जजमेंट प्रोनाउंस की गई है, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोर्ट ये कहता है कि जो शवाहिद यानी जो सबूत, मेडिकल एविडेंस जो प्रोड्यूस किया पुलिस ने, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी अमनदीप की, जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली ने तैयार किया था। लेकिन उन्होंने, प्रोसिक्यूशन ने डॉक्टर श्रीनिवास को गिव अप किया जिन्होंने पोस्टमार्टम डिसीज्ड का किया था। तो मेडिकल एविडेंस के बारे में ये कहा गया जिस पर प्रोसिक्यूशन ने अपना पूरा केस बनाया है, वो डायरेक्टली प्रूव नहीं होता। नॉन प्रोडक्शन जो डॉक्टर की थी वो इमैटेरियल थी क्योंकि आई विटनेसेस ने डायरेक्ट एविडेंस दिया था। मेडिकल एविडेंस के जरिए वो सारे का सारा कॉर्पोरेट होता है जिससे मौत का पता चलता है, मौत कैसे हुई है। उसके बाद एफएसएल की रिपोर्ट को लेकर उन्होंने कोर्ट ये कहती है कि जो फॉरेंसिक साइंसेज लेबोरेटरी की रिपोर्ट जिस पर तमाम ये सारे का सारा केस जो है, जिस सारे के सारे केस की बुनियाद जिस एफएसएल की रिपोर्ट के ऊपर है, उस एफएसएल की रिपोर्ट को प्रूव किया गया प्रोसिक्यूशन विटनेस राजेंद्र सिंह जम्वाल के जरिए, जिन्होंने उस वेपन ऑफ ऑफेंस को एग्जामिन करा है, एम्यूनिशन को एग्जामिन करा है। लेकिन कोर्ट कहती है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो बुलेट अमनदीप के जिस्म से निकाली गई थी वो 8x55 mm कैलिबर की थी। कोर्ट ये कहती है कि जब हम एविडेंस को एंटिरिटी में एग्जामिन करते हैं, वहां पर थोड़ा सा भी एविडेंस इस बात का नहीं मिलता कि किसी भी वक्त नागर सिंह, मनोहर सिंह, सुल्तान महमूद मिर्ज़ा, सतनाम सिंह, एसएच बुखारी, राज सिंह के पास कट्टा था या कंट्री मेड पिस्टल थी जो सेक्शन 3 इंडियन आर्म्स के एक्ट के तहत बैन है। अगर आपके पास लाइसेंस होगा, लाइसेंस होल्डर को ही ये कट्टा रखने का इख्तियार है। तो इन्होंने ये कहा कि कहीं से भी ये साबित नहीं होता कि ये कट्टा उनके पास था। तो कोर्ट ने कहा कि जो चार्ज इन एक्यूज के खिलाफ सेक्शन 3/25 इंडियन आर्म्स एक्ट के तहत बनता है, वो चार्ज सस्टेन नहीं करता। नेट रिजल्ट ये है कि इन्वेस्टिगेशन इन दिस केस हैज बीन टेंटेड। आप ध्यान से सुनिएगा कि इस केस में जो इन्वेस्टिगेशन की गई है वो टेंटेड है,
शुरुआत से ही वो इन्वेस्टिगेशन राइट फ्रॉम द इंसेप्शन, और इस टेंटेड इन्वेस्टिगेशन की वजह से इंसाफ का मिसकैरेज हुआ है, ये बात कही है कोर्ट ने आज। यानी शुरुआत से ही इस इन्वेस्टिगेशन जो थी गड़बड़ थी, इसकी वजह से मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है। फेयर इन्वेस्टिगेशन इज राइट ऑफ द एक्यूज्ड, यानी अगर कोई मुल्जिम है उसे फेयर इन्वेस्टिगेशन का हक हासिल है, और अगर इन्वेस्टिगेशन टेंटेड है तो उससे सारे का सारा मामला खराब हो सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया है कोर्ट ने। उसके अलावा कोर्ट ने यह कहा प्रोसिक्यूशन जो है वो ये डिस्क्लोज करने में असफल हुआ है बुलेट जो मृतक के शरीर से निकाली गई थी वो गई कहां थी, क्योंकि उस बुलेट का कोई एविडेंस नहीं है कि उसकी डिस्ट्रक्शन जो है एसएच बुखारी ने, ठीक है, की हो। और उसके बाद दूसरा सवाल कोर्ट ने पूछा कि आपने डॉक्टर श्रीनिवास को क्यों छोड़ दिया, आपने डॉक्टर श्रीनिवास को बीच में ही गिव अप क्यों कर दिया। कोई एविडेंस नहीं है कि डबल ट्रिगर्ड कट्टा ये कहां से प्रोक्यूर किया गया, उसके बाद इस कट्टे को स्वैप कैसे किया गया देसी कट्टे के साथ, और उसके बाद सच्चाई इसके मुतालिक भी डिस्कवर नहीं की गई है। उसके बाद जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट नागर सिंह ने दिया है, उन्होंने अपने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में, कोर्ट कह रहा, मैं नहीं कह रहा, कोर्ट कह रही है कि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट कहीं पर यह नहीं बताता कि डबल ट्रिगर्ड कट्टे का नाम कहीं पे नहीं आता, और इसके लिए कोई एविडेंस नहीं है कि नागर सिंह ने पैसा दिया था अलग अलग ऑफिसरों को ताकि वो अपने बेटे को जो इस केस में मुलजिम था उसे बचा सके। वो एक्यूज नंबर 1 है जतिंदर सिंह, और सारे का सारा प्रोसिक्यूशन का केस जो स्वैपिंग ऑफ वेपन का है उसकी बुनियाद है जो कन्फेशन किया था नागर सिंह ने। प्रोसिक्यूशन विटनेस नागर सिंह थे, उन्होंने कन्फेशन किया, उस कन्फेशन की बुनियाद पर सारे का सारा केस टिका हुआ है। वो कहते हैं कि इस पर 24, 25 और 27 जो एविडेंस एक्ट का है, 24, 25 और 27 एविडेंस एक्ट जो है उससे ये असरअंदाज होता है। इसके चलते उस एविडेंस का ही इस्तेमाल किया गया, बाकी को एक्यूज्ड, बाकी जिन लोगों को एक्यूज किया गया था जो ऑलरेडी कस्टडी में थे, नागर सिंह, इससे पहले कि नागर सिंह, अच्छा उसके बाद क्या इस ई एविडेंस को बाकी एक्यूज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो प्रोसिक्यूशन, कोर्ट ये कहती है प्रोसिक्यूशन सही से इसका जवाब नहीं दे सका। उसके अलावा प्रोसिक्यूशन की एक और विटनेस है, वो डिस्क्लोजर की विटनेस नहीं थी, सीजर मेमो जो वेपन ऑफ ऑफेंस का था उसकी विटनेस नहीं थी, तो वो इस वेपन ऑफ ऑफेंस को आइडेंटिफाई कैसे करें, ठीक है, वो भी कोर्ट ने कहा कि ये भी प्रोसिक्यूशन के लिए फ्यूटाइल था। उसके अलावा एक और विटनेस थे मुमताज अहमद, उन्होंने ना तो रिकवरी के समय वो वहां पर मौजूद थे, ना डबल ट्रिगर्ड कट्टा जब मिला ना उस समय मौजूद थे, यानी वो इसके विटनेस नहीं है, उन्होंने अपनी आंखों से देखा नहीं है, लेकिन उन्होंने डिपोज किया, उन्होंने डबल ट्रिगर्ड कट्टा जो है वो एसएसपी मनोहर सिंह के हाथ में देखा था। उन्होंने जब ये कहा तो बाकी जितने विटनेस थे उन्होंने इसको डिमोलिश किया। ये भी उन्होंने कहा कि ये भी एक मिस्ट्री थी जिसका जवाब प्रोसिक्यूशन को देना चाहिए था और प्रोसिक्यूशन नहीं दे सका। सीसीटीवी वहां पर लगा हुआ था, वो नॉन फंक्शनल था। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कोई कोशिश नहीं की कि वो इस चीज को साबित करते कि वो नॉन फंक्शनल था, सेक्शन 106। उसके बाद प्रोसिक्यूशन केस कि जतिंदर सिंह इलियास राजा ने डबल ट्रिगर्ड कट्टा जो है इस जुर्म को करने के लिए इस्तेमाल किया। इसमें प्रोसिक्यूशन विटनेस ब्रिजलाल ने एक्यूज किया कि नागर सिंह ने ये जो कट्टा है स्वैप किया देसी कट्टे के साथ और ओरिजिनल कट्टा उसको फेंक दिया गया। लेकिन डिस्क्लोजर जो एक्यूज नागर सिंह का था उस डिस्क्लोजर में उन्होंने ये कहा इस कट्टे को रिकवर किया गया, लेकिन इसमें तहसीलदार अब्दुल मजीद ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि डबल ट्रिगर्ड कट्टा जो है वो ट्रेसेबल ही नहीं था, मिला ही नहीं, और कट्टा जो मिला भी वो वर्किंग कंडीशन में नहीं था। यहां पर कोर्ट ने कहा कि बैलिस्टिक एक्सपर्ट से कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया गया, लेना चाहिए था, अगर बैलिस्टिक एक्सपर्ट से ये सर्टिफिकेट लेना चाहिए था कि कट्टा क्या चलने की सूरत में था, क्या कट्टा चल रहा था, ये उन्होंने नहीं लिया। और यहां पे कोर्ट ने एक बड़ी अहम बात कही, उन्होंने कहा था इट अपीयर्स द इंट्रोडक्शन ऑफ कट्टा वाज मैनिपुलेटेड बाय द सिट मेंबर्स।
बड़ा संगीन इल्जाम सिट मेंबर्स जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी, बड़ा संगीन इल्जाम कोर्ट ने लगाया है कि कट्टे का इंट्रोडक्शन इसको सिट के जो मेंबरान थे उन्होंने मैनिपुलेट किया था और 2 सितंबर 2009 को कोई कट्टा सीज नहीं हुआ था। तो यह कहना कि उस डेट को नागर सिंह आया और उसने नॉन फंक्शनल कट्टा पुलिस स्टेशन में लाया, यह अभी भी मिस्ट्री है, यह कोर्ट ने कहा है। लेकिन कोर्ट ने यह जो बात यहां पर कही है कि कट्टे को इंट्रोड्यूस करना, इसे मैनिपुलेट किया था सिट मेंबर्स ने, ये कुछ चीजें हैं जिनको लेकर यह कोर्ट ने कहा है कि कुछ अनआंसर्ड फैक्चुअल गैप्स और मिसिंग लिंक्स जो इन्वेस्टिगेशनल ट्रायल के दौरान सामने आए, उनमें से एक मिसिंग लिंक यह भी था कि कट्टा कहां से आया। उसके बाद डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, यानी जो जतिंदर सिंह का स्टेटमेंट था, राजा का, उसकी मौत जैसे मैंने आपको बताया हुई है, कहीं पर उस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में डबल ट्रिगर्ड कट्टे का जिक्र नहीं आया। उसके बाद कोर्ट ये कहती है कि उसको कैसे एक्यूज के साथ एट्रीब्यूट किया जा सकता है। अगर किया जाता है तो डिस्क्लोजर भी और रिकवरी भी दोनों डाउटफुल हो जाते हैं और किसी भी तरीके से इस एलिज्ड वेपन ऑफ ऑफेंस को, जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया है, किसी भी जगह पर इसको मनोहर सिंह, सुल्तान महमूद मिर्जा और सतनाम सिंह के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। और साथ में कोर्ट ने यह भी कहा उन्हें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता, यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने इस कट्टे को स्वैप किया था। उसके बाद यह भी कहा गया कि कोई एविडेंस, कोर्ट ने यह कहा कि कोई एविडेंस नहीं है जागर सिंह के खिलाफ, और एक ही एविडेंस जो प्रोसिक्यूशन ने लाया था वो निर्मल सिंह था, और उसने प्रोसिक्यूशन ने उसको 3 अप्रैल 2013 को उसको भी गिव अप कर दिया था। प्रोसिक्यूशन ने उसको भी छोड़ दिया था कि, तो इसलिए जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि उसको फाल्सली इस केस में एक्सटेन्युअस कंसिडरेशंस के लिए इंप्लीकेट किया गया था। ये बड़ा, आप देख रहे हैं, बड़े संगीन किस्म की चीजें जो हैं वो सिट को लेकर कोर्ट ने कही हैं कि कोई भी एविडेंस जागर सिंह के खिलाफ नहीं है, और एक ही एविडेंस था वो निर्मल सिंह का था, जिसे गिव अप किया गया 3 अप्रैल 2013 को। और कोर्ट ये कहती है कि नहीं मालूम क्यों ऐसा किया गया। तो जो इवेंट्स हुई हैं, जो सब कुछ चीजें हुई हैं, वो ये दर्शाती हैं कि उन्हें फॉल्सली जागर सिंह को इस केस में इंप्लीकेट किया गया है एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस के लिए। यह भी बड़ा संगीन मामला है। कोई भी एविडेंस रिकॉर्ड पर नहीं है जिससे यह साबित किया जा सके कि टेंटेड पैसा, वो जो पैसा, रिश्वत का पैसा जो है, वो मनोहर सिंह, सुल्तान महमूद मिर्जा, सतनाम सिंह, एसएच बुखारी, राज सिंह को नागर सिंह ने या राकेश सिंह ने दिया। उसके बाद ये भी कहा गया है कि जो पैसा एसएच बुखारी के घर से 3,10,000 रुपया रिकवर किया गया था, उसका भी सबूत ये मिल गया है। उसको एस्टैब्लिश किया गया था कि वो उनके भाई ने उनके घर पर रखा हुआ था क्योंकि वो हज पर जा रहे थे। और साथ में ये एविडेंस भी नहीं है कि जो 40,000 रुपया राज सिंह के घर से, जिनकी मौत हो चुकी है, उनके घर से रिकवर किया गया था, वो उन्हें नागर सिंह ने या राकेश सिंह ने दिया है। अब आप हिसाब लगाइए, एसएच बुखारी के घर से जो पैसा मिलता है, कोर्ट कहती है कि ये आगे जाकर पता चलता है कि ये पैसा एसएच बुखारी के भाई ने हज पर जाने के लिए अपने भाई के घर में 3,10,000 रुपया रखा था। जिस 40,000 की बात की गई, उस 40,000 के लिए भी साबित नहीं हो पाया कि वो 40,000 जो है वो राज सिंह को, जिनकी अब मौत हो चुकी है, उनको दिया गया था। तो कोर्ट ने कहा कि तमाम जो सबूत है, इन तमाम सबूतों को ध्यान में रखते हुए, सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने ये कहा, कोर्ट ने कंक्लूड किया कि जिस दिन ये हादसा हुआ, रॉयल सिंह जतिंदर सिंह इलियास राजा के साथ प्री प्लान्ड कॉमन क्रिमिनल इंटेंशन के साथ कट्टा उसके हाथ में था, कंट्री मेड पिस्टल उनके पास थी। वो अमनदीप को एलिमिनेट करने के लिए उसके घर पहुंचते हैं 29 अगस्त 2009 को 5:30 बजे। उसके बाद एक्यूज को गेट की तरफ बुलाते हैं। पीछे पीछे तेजपाल सिंह, दीपिंदर कौर और संदीप सिंह भी आते हैं। जिस वक्त अमनदीप गेट खोलते हैं, उनके गेट खोलते ही जो मेन एक्यूज थे जतिंदर सिंह इलियास राजा, वो एक गोली चलाते हैं, जो गोली एब्डोमेन में लगती है अमनदीप के, और उसके बाद आगे ये कहा जाता है वो गिर जाते हैं। और रॉयल सिंह, जिनके हाथ में कंट्री मेड पिस्टल उस समय था,
तो उनके हाथ में कंट्री मेड पिस्टल था और उसके बाद ये गोलियां चलाने के बाद ये लोग वहां से चले जाते हैं। अच्छा, उसके बाद प्रोसीडिंग और चलान डिसीज एक्यूज्ड जतिंदर सिंह, क्योंकि उनकी मौत हो चुकी, इलियास राजा और उसके अलावा रॉयल सिंह का इसमें रोल सेक्शन 34 आरपीसी के तहत एस्टैब्लिश होता है। और कोर्ट ने यह कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि जतिंदर सिंह ने और रॉयल सिंह ने मिलकर अमनदीप का मर्डर किया था। यह बात कोर्ट ने मान ली है। तो इसलिए जो जतिंदर सिंह ने कत्ल किया उसको रॉयल सिंह को एट्रीब्यूट किया जा सकता है, क्योंकि वो उसको रोल को अलग से नहीं देखा जा सकता। उसको कहा गया कि वो कोलैबोरेटर है इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस। 302-34 आरपीसी सेक्शन 3/50 के तहत यह भी कहा गया रॉयल सिंह के खिलाफ साबित होता है कि वो इस क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी में शामिल थे। लेकिन आगे कोर्ट ने यह कहा प्रोसिक्यूशन मिजरेबली, बड़ी बुरी तरीके से फेल हुआ है कि ये जो सारा मामला पेश आया उस सारे मामले को साबित करने में, और उसके बाद इसमें फैक्चुअल गैप्स हैं, लूप होल्स हैं, मिसिंग लिंक्स हैं। और इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नागर सिंह, जागर, राकेश सिंह, मनोहर सिंह, सुल्तान महमूद मिर्ज़ा, एसएच बुखारी, इन तमाम लोगों को कोर्ट ने कहा कि ऑलरेडी ये तमाम लोग बेल पर हैं, इनके बेल बॉन्ड और इनके पर्सनल बॉन्डों को डिस्चार्ज किया। सीज्ड वेपन ऑफ ऑफेंस, आर्टिकल्स, केस प्रॉपर्टी जो है वो इंटैक्ट रहेंगे जब तक अपील का पीरियड खत्म नहीं होता। और रॉयल सिंह को सेक्शन 302/34 आरपीसी के तहत और 3/25 इंडियन आर्म्स एक्ट के तहत जो है उन्हें सजा दे दी गई है, उम्र कैद की सजा दे दी गई है। तो उसके अलावा केस को आर्ग्यूमेंट्स के लिए आज ही कहा गया है कि 12:30 बजे की क्वांटम ऑफ पुनिशमेंट कितना होगा उसको लेकर जो है उस पर भी कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। तो वो भी मेरे पास आ चुका है, 12:30 बजे का फैसला भी मेरे पास है। इसमें साफ तौर पर रॉयल सिंह को जो है कोर्ट ने रिग्रेस इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया है और उन्होंने ये कहा कि 30,000 रुपया फाइन भी उसके ऊपर लगाया है और साथ में ये कहा है कि अगर वो फाइन नहीं दे पाता तो 2 महीने की और सजा मिलेगी और उसके अलावा 3 साल की और उनको सजा दी गई है आर्म्स एक्ट के तहत, और अगर वो फाइन नहीं दे पाते तो 2 महीने की और सजा उन्हें होगी। और इस तहत बाकी मामलात में ये कहा गया है कि जो वेपन है, एम्यूनिशन है, प्रॉपर्टी है, वो इंटैक्ट रहेंगे क्योंकि अपील का पीरियड है। वारंट्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो कन्विक्ट रॉयल सिंह के खिलाफ इशू कर दिए गए हैं और सुपरिंटेंडेंट सब जेल हीरानगर कठुआ को वो भेज दिए गए हैं ताकि वो इन वारंट्स को एग्जीक्यूट कर सकें। तो ये सेकंड एडिशनल सेशन जज जम्मू वीरेंद्र सिंह भाऊ, उन्होंने आज ये फैसला सुनाया है। तो इस फैसले के तहत अब तमाम मुल्जिमान जो अमनदीप मर्डर केस में, जिसको पुलिस ने कहा था कि हमने वाटर टाइट, सिट ने कहा था वाटर टाइट केस बनाया है, इस वाटर टाइट केस से किसी भी मुजरिम का, जो उस वक्त वो कह रहे थे किसी भी मुजरिम का बचना मुमकिन नहीं है। तमाम लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, तमाम लोगों को माकूल सजा होगी। लेकिन आज के दिन ये साबित हो चुका है, कोर्ट ये कह रही है, एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस का इस्तेमाल कर रही है, कोर्ट टेंटेड कह रही है पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन को। तो ये बड़े संगीन इल्जामात हैं जो आज की जजमेंट में उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पर लगे हैं, जिस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस पूरे केस की पड़ताल की थी। कहा तब ये जाता था कि वाटर टाइट केस है, इस वाटर टाइट केस में किसी का बचना जो है वो मुमकिन नहीं है। अब आज जो इस सारी जजमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इस सारी जजमेंट से साफ तौर पर ये नजर आएगा कि कट्टे को लेकर जो कुछ कहा गया, पिस्टल को लेकर जो कुछ कहा गया, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को लेकर जो कुछ कहा गया, बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स को लेकर जो कुछ कहा गया, 3,10,000 रुपया जो एसएच बुखारी के घर से रिकवर किया गया उसको लेकर जो कुछ कहा गया, मनोहर सिंह को लेकर जो कुछ कहा गया, सुल्तान मिर्जा को लेकर जो कुछ कहा गया, वो तमाम की तमाम चीजें धरी की धरी रह गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस रॉयल सिंह को जिस इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर उम्र कैद की सजा हुई है, अफसोस ये कि वो इन्वेस्टिगेशन सिट ने नहीं करी थी, बल्कि वो इन्वेस्टिगेशन खुद सुल्तान मिर्जा ने एज एसएचओ जो केस तैयार किया था, उसी केस की बुनियाद पर रॉयल सिंह को उम्र कैद की सजा हुई है। उसी केस की बुनियाद पर जतिंदर सिंह को माना गया है उनकी मौत के बाद कि वो अमनदीप के मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। बाकी जो कॉन्स्पायरेसी के इल्जामात, जो पैसा देने के इल्जामात, जो वेपन ऑफ ऑफेंस को बदलने के इल्जामात, उन तमाम इल्जामात को शवाहिद न मिलने की वजह से
एविडेंस न मिलने की वजह से कोर्ट ने यह कहा है कि वो तमाम शक व शुबहत के, वो तमाम शकूक व शुबहत का शिकार होते हैं, इसीलिए तमाम लोगों को आज बाइज्जत बरी किया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि एसएचओ सुल्तान मिर्जा की इन्वेस्टिगेशन पर रॉयल सिंह, जो उनके साथ इसी मामले में एक्यूज थे, उन्हें उम्र कैद की सजा हुई है। तो ये थी अमनदीप मर्डर केस में तमाम तफसीलात। कोर्ट ने भी जैसे कहा है कि इसमें प्रोसिक्यूशन जो है अब इससे सेशन कोर्ट से बड़ी अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है और अपील हो सकती है। तो अपील तक तमाम जितने शवाहिद हैं, तमाम जितनी एविडेंसेस हैं, वो तमाम के तमाम एविडेंसेस इंटैक्ट रहेंगे। दीजिए इजाज़त, आदाब।